नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरा चैनल विन टुडे विद रश्मि में एक बार फिर से। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे हैं और ठाकुर जी कैसी मनोकंपा से हम सब एक बार फिर से मिल रहे हैं। तो आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मैं आपको बता दूँ, आज है 31 अगस्त 2023। तो 31 अगस्त को जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो आज हिंदू धर्म में, सनातन धर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज बलराम जयंती है। तो आप सभी को बलराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ पे भगवान कृष्ण और भगवान बलराम की बड़ी विशेषता है और 24 अवतारों में तो भगवान बलराम को भगवान विष्णु का ही एक अवतार भी माना गया है। तो आप सभी का बहुत बहुत आपको स्वागत है। इसका आपको बहुत ही बहुत कंग्रेचुलेशन है इस चीज़ का कि आज हमारे यहाँ पे बलराम जयंती है। तो चलिए, सेक्युलर हैं, हर रिलीजन का हमारे यहाँ पे स्वागत है। और मैं तो फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट आई वेरी सेक्युलर, लेकिन सेक्युलर होने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने धर्म से प्यार नहीं करती हूँ। मुझे सभी धर्मों का बहुत ज़्यादा सम्मान है, आदर है। लेकिन ऑफ कोर्स अपने सनातन से तो एक विशेष एक लगाव है ही, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन इस लगाव का मतलब किसी भी एंगल से ये नहीं है कि किसी दूसरे धर्म के प्रति मेरा कोई अविश्वास है। और ये मेरी निजी मान्यता है कि जिसको जो मानना है वो माने। इनफैक्ट जो लोग नास्तिक है उनके प्रति भी मेरे मन में कोई भी दुर्भावना नहीं है। तो चलिए आज चालू करते हैं पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 to 4। देखिए, पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसका नाम है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, इसका नाम क्या है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब यूनियन और उसकी टेरिटरी। यूनियन और उसकी टेरिटरी, आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पे जो प्राइमेसी दी गई है वो यूनियन को दी गई है, जो इंपॉर्टेंस अवार्ड करी गई है वो यूनियन को करी गई है। अच्छा, अब देखते हैं आर्टिकल 1 क्या कहता है। देखिए, आर्टिकल 1 कहता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, इसमें दिया गया है। ये मैंने एज इट इज कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। अब देखो, इसके 3 क्लॉजेस है। फर्स्ट, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब पहला जो पॉइंट है, इसमें 3 बातें बताई गई हैं। पहला, इन्होंने एक नाम बताया कि हमारा जो देश है उसका नाम है इंडिया, दैट इज भारत। तो 2 नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, वन इज इंडिया, सेकंड इज भारत। एंड थर्ड जो इसमें बात बोली गई है वो ये है कि इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे ये नहीं कहा कि इट इज फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, ऐसा नहीं कहा। हम लोग फेडरेशन हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या किया? वी आर यूनियन ऑफ स्टेट्स। दूसरा, द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल के बारे में पता चल रहा है कि फर्स्ट शेड्यूल क्या है। फर्स्ट शेड्यूल में है नेम्स। क्या है? नेम्स। नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज, इनके नाम है फर्स्ट शेड्यूल में। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या है पता चल गया। हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया और भारत, ये भी पता चल गया। अब ये जो हमने कहा टेरिटरी ऑफ द यूनियन, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है? क्या क्या आएगा इंडिया की टेरिटरी में? तो इन्होंने कहा टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स 1, द यूटीज 2 एंड एनी अदर टेरिटरी विच इज एक्वायर्ड। यानी हमारी जो इंडिया की जो टेरिटरी है, द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप समझो टेरिटरी में क्या क्या आएगा, खुद ये बता रहे हैं। टेरिटरी में स्टेट्स आएंगे, टेरिटरी में सारे यूटीज आएंगे, और टेरिटरी में इन दोनों के अलावा अगर हम कुछ नया एक्वायर करते हैं तो एक्वायर्ड टेरिटरीज भी इंडिया की ही टेरिटरी का पार्ट होंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 1 ने हमें क्या बताया? 2 नाम बताए, वन इज इंडिया, सेकेंड इज भारत। दूसरा, उन्होंने बताया कि शेड्यूल 1 होगा और इस शेड्यूल 1 में नेम्स ऑफ स्टेट एंड द यूटीज विल बी प्रेजेंट। आई होप आर्टिकल 1 इज वेरी मच क्लियर। ठीक है, अब इसके बारे में यूनियन ऑफ स्टेट। अब यहाँ पे बोला कि क्या इंडिया यूनिटरी है? क्या हम यूनिटरी सिस्टम को फॉलो करते हैं? यूनियन बोल दिया ठीक है, लेकिन फेडरेशन नहीं बोला, तो इसका मतलब हम यूनिटरी हैं, फेडरेशन नहीं है, स्टेट्स की कोई वैल्यू नहीं है? आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। हम एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। अब आप ये मत पूछना कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, ये अपन प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हम जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन नॉट ड्यू टू एनी एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स, हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। यहाँ पे स्टेट्स ने मिलकर के एग्री करके यूनियन नहीं बनाया कि ए ने अपनी कुछ पावर इसको दे दी, बी ने कुछ पावर यूनियन को दे दी स्टेट ने, सी स्टेट ने कुछ पावर यूनियन को दे दी, डी स्टेट ने। इट इज़ नॉट दैट वे। ये अमेरिका का फॉर्म है ना, कमिंग टुगेदर। वी आर होल्डिंग टुगेदर, हमने सबको एक साथ में होल्ड कर रखा और यूनियन ज़्यादा पावरफुल था शुरू से ही,
और हमने कुछ पावर स्टेट्स को ट्रांसफर करी अपने पास से, मतलब यूनियन ने स्टेट्स को पावर दिया है अदर, तो वी आर अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। और दूसरा, हमारे जो स्टेट्स हैं दे डू नॉट हैव एनी राइट टू secede, दे डू नॉट हैव एनी राइट टू secede। आई होप दैट इज क्लियर। उनको दूर जाने का, उनको टूटने का, अपने आप को अलग करने का कोई अधिकार नहीं दिया है हमने कि अच्छा जब मन में आया तब आ गए, जब मन में आया तो चले गए। दिस इज नॉट द केस। तो आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर कि हमारे यहाँ पे क्या सीन है। आर्टिकल 1 का 1 का 2, 1 का 3। आई होप दैट इज क्लियर। इसके अलावा आप यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा कि बाकी सब स्टेट्स का तो ठीक है, लेकिन आर्टिकल 239A इसमें पौंडीचेरी को लेकर के प्रोविजंस हैं, और 239 का AA इसके अंदर दिल्ली, दिस मेंशंस अबाउट दिल्ली। तो आप ये भी आप याद रख सकते हो साथ में, इसको डिटेल में आगे देखेंगे। अब आगे चलते हैं आर्टिकल 2 पे। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा है कि व्हाट इज टेरिटरी। देखो ये हैं स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स, दूसरा है यूटीज है, और कुछ है एक्वायर्ड टेरिटरीज। मान लीजिए किसी भी कारणवश हमने कोई टेरिटरी को एक्वायर कर लिया, और फिर ये जो तीनों मिल जाते हैं तो ये है हमारी इंडिया की टेरिटरी। ऑल टुगेदर, ऑल द 3 टुगेदर, 1, 2 and 3 दे टुगेदर विल फॉर्म टेरिटरीज। और ये कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 1 में ही इसकी डेफिनेशन स्पष्ट करी गई है। आई होप दैट इज क्लियर। आगे चलते हैं। हाँ, तो हम यूनियन है, ये आपको पॉइंट समझ में आ चुका है कि यूनियन का मतलब होता है वी आर एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट है। अब आगे आते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब आप देखो एक्वायर टेरिटरीज में क्या, आप याद करो हमने गोवा किससे एक्वायर करा था? पोर्चुगीज से। सिक्किम जो था पहले एक सेपरेट स्टेट था, बाद में इसको हमने अपने अंदर इसका विलय करवाया, ये अपन सब जानते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है किस तरह से हमने बाहर से भी टेरिटरीज को एक्वायर करा है, और ये अब इंडियन टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, अब ये हमने टेरिटरीज को कुछ एक्वायर किया, या हमने अपनी किसी टेरिटरी को बाहर की किसी कंट्री को दे दिया। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी टेरिटरी को कभी सीड नहीं करा, हमने अपने टेरिटरी को किसी और को नहीं दे दिया, वी हैव डन इट। लेकिन जब भी ये दोनों काम होते हैं, इन दोनों कामों के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू एन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, अब ये इंडिया का टोटल एरिया है। टोटल एरिया में अगर आप कुछ भी प्लस या माइनस करते हो तो आपको जो करना पड़ेगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। ठीक है, और ये बात कहाँ बोली? ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी 1960 के बेरूबारी यूनियन केस में, कि इफ यू वांट टू एक्वायर अ टेरिटरी और यू गिव अवे अ टेरिटरी, फॉर दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज टू बी डन। और ये कहाँ बोला गया? ये बोला गया बेरूबारी यूनियन केस ऑफ 1960 के अंदर में। ठीक है, जैसे अब अपन ने एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स करा था बांग्लादेश के साथ में, आपको याद होगा है ना, जलपाईगुड़ी जो अपना थाना था उसके इधर जो अपने एनक्लेव्स थे, कुछ हमारे एनक्लेव्स थे जो उनकी टेरिटरी में आ रहे थे, कुछ उनके एनक्लेव्स थे जो हमारी टेरिटरी में आ रहे थे, तो हमने उनको एक्सचेंज करा। तो उसके लिए हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन से पॉसिबल नहीं है। तो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज डन टू एक्सचेंज द एनक्लेव्स विद बांग्लादेश। इसके लिए किसी भी स्टेट की परमिशन हमें नहीं लेनी कि हम वेस्ट बंगाल से पूछें कि हम जो तुम्हारे अंदर ये जो एनक्लेव्स आ रखी हैं छोटी छोटी क्या हम इनको बांग्लादेश को दे दें? वेस्ट बंगाल का हाँ या ना कोई मैटर ही नहीं करता। और इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि यूनियन हमारा बहुत पावरफुल है, एंड वी स्टेट्स की वैल्यू है लेकिन यूनियन से कम है। जब स्टेट्स की वैल्यू हो लेकिन यूनियन से कम हो, उसे अपन कहते हैं क्वासी फेडरलिज्म। ठीक है, 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962। देखो 12वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, कुछ ऐसे याद रखो जैसे 12 मतलब आपकी अब टीनेज स्टार्ट होने वाली है ना, 13 में टीनेज स्टार्ट होता है, तो 12 एक ऐसी एज है, इट इज द लास्ट एज, और उसके बाद में आपका टीनेज स्टार्ट होता है। तो जो 12 ईयर्स होता है ना उस टाइम पे इट इज अ टीनेज टाइम, तो आपको ऐसे मन करता है ऐसे बीच पे जाने का, गोवा जाने का, है ना, दमन जाने का, दीव जाने का। तो ये जो एरिया है 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 से एक्वायर करे गए थे। ठीक है, ये देखो 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 35वां, इसमें सिक्किम को एक्वायर करा गया था। 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 से सिक्किम एक्वायर करा गया था। याद कर लो इसे। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या करा गया था? एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स करा गया था। 12th से क्या करा गया था? गोवा, दमन, दीव, है ना, गोवा, दमन एंड दीव। और 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से सिक्किम वॉज एक्वायर्ड। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेंशनिज्म। हमने कहा एक्वायर्ड टेरिटरीज, अरे भैया इसका मतलब क्या है कि क्या हम टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हैं? हम किसी दूसरे की टेरिटरी को अपने मिला सकते हैं? कैन वी एक्वायर टेरिटरी टू एक्सपैंड द टेरिटरी ऑफ इंडिया? द आंसर इज यस, आप कर सकते हो ऐसा। तो क्या हम एक्सपेंशनिस्ट हैं जैसे ब्रिटेन था?
जैसे यूरोपियन कंट्रीज हो गए थे मेडावल एजेस में, द आंसर इज नो। हमारी नेचर एक्सपेंशनिस्ट है ही नहीं, हम तो बड़ा ही पीस लविंग कंट्री हैं, हम तो गुजराल डॉक्ट्राइन को फॉलो करते हैं, हम तो पंचशील को फॉलो करते हैं। ये तो आप लोग कहते हैं कि बिग ब्रदर सिंड्रोम है, बाकी हमारे कोई बिग ब्रदर सिंड्रोम नहीं, हम तो हेल्पिंग हैंड रखते हैं। तो कैन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बी श्रिंक्ड, मतलब हम हमारी टेरिटरी किसी और को दे सकते हैं? द आंसर इज यस। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करो, दे दो। अभी दी नहीं अपन ने अपनी टेरिटरी एनक्लेव्स। और अप्रूवल ऑफ द स्टेट्स क्यों नहीं चाहिए? एक, हम क्वासी फेडरल हैं, यूनियन पावरफुल है, और दूसरा हम मानते हैं कि राज्यसभा जो है इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स ओनली इन द पार्लियामेंट। तो जब भी कोई अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीजर ये होता है कि राज्यसभा से अलग से पास होता है। तो राज्यसभा ने इसे अलग से अगर पास कर दिया है, ठीक है, तो वी बिलीव कि स्टेट्स ने भी अपनी अनुमति राज्यसभा के माध्यम से दे दी है। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 2 पे। आर्टिकल 2 में दो शब्द हैं, आप देखो, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज। फर्स्ट इज एडमिशन। एडमिशन क्या होता है? स्कूल में एडमिशन कराना, कॉलेज में एडमिशन कराना, कोचिंग में एडमिशन कराना। व्हाट डू मीन बाय द टर्म एडमिशन? कि आप अभी तक इसके अंदर नहीं थे, अब आप इस कोचिंग के अंदर, स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर आना चाहते हैं, दैट इज एडमिशन। आपका एडमिशन हो गया, मतलब आप अब तक आप बाहर थे इससे, अब आप आ रहे हो उसके अंदर। वन एंड एस्टैब्लिशमेंट, ये तो था ही नहीं, कुछ नया ही एस्टैब्लिश हो गया है, दैट इज एस्टैब्लिशमेंट। तो आप समझो इस बात को कि पार्लियामेंट में बाय लॉ, अब आप यहां पर प्लीज नोट दिस लाइन, पार्लियामेंट में बाय लॉ। कहीं स्टेट्स का नाम आया? डू यू थिंक एनीवेयर स्टेट इज मेंशन्ड? नो। पावर किसके पास है? सेंटर के पास है, यूनियन के पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो संसद के पास में सारी पावर है। पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट कैसे? कानून बना करके, विद द हेल्प ऑफ लॉ। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट, वो एडमिशन कर सकती है इनटू द यूनियन, और it can establish new states on such terms and conditions as it thinks fit, जैसा मुझे ठीक लगेगा, as it thinks fit। तो पार्लियामेंट बाय लॉ, आप इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स पकड़िए। वन इज पार्लियामेंट, सेकंड इज बाय लॉ, ठीक है। ऑन सच, नए स्टेट्स को एडमिट कर सकती है, एस्टैब्लिश कर सकती है, ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन। कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस? मेरी मर्जी, ठीक है। ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट, मेरी मर्जी होगी, जो मुझे टर्म सही लग रही है, जो मुझे कंडीशन सही लग रही है, उस कंडीशन पे मैं अपने अंदर, इस भारत की टेरिटरी के अंदर, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आई कैन एडमिट और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स। जैसे जब 2A के अंदर में सिक्किम को अब एक था स्टेट, एक था यूटी, लेकिन हमने क्या करा? हमने सिक्किम को बनाया एक नया कैटेगरी ऑफ स्टेट, इनिशियली एसोसिएटेड स्टेट। हमारी अलग ही उसकी टर्म्स थी, अलग ही कंडीशंस थी, अपने हिसाब से वो एडमिट हुआ। आप समझ रहे हो? आर यू गेटिंग द पॉइंट? 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अभी पढ़ा था 1974। हाँ, चलिए अगला, इसको मैंने थोड़ा डिटेल बताया। देखो, एडमिशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, एंड इसके अंदर पार्लियामेंट इज सुप्रीम। तो एडमिशन जो एस्टैब्लिशमेंट होता है ना, ये एडमिशन ऑफ, देखो एडमिशन जब अपन कर रहे हैं ना, इट इज ऑफ, बाहर अभी तक नहीं था, अब नया आ रहा है, तो आप इसको ऐसा मानो, इट इज नॉट ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ठीक है ना। लेकिन आप एडमिशन जो आप कर रहे हो, इट इज समथिंग ऑफ न्यू, इट इज ऑफ न्यू स्टेट्स। वन, सेकेंड पॉइंट इज इट कैन बी ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स इन द केस कि एक स्टेट ऑलरेडी एडमिटेड है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर का केस हुआ था, है ना। वो ऑलरेडी इंडिया का पार्ट था, लेकिन अब उसको स्टेट्स के अंदर एडमिट कर दिया हमने। आप समझ रहे हो? तो इन दैट केस, इन सच केसेस, एडमिशन कैन बी ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑल्सो। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो आर्टिकल 2 इज बेसिकली अबाउट समथिंग विच इज आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, but it can be also applied on the territory of India, and it completely depends on the judicial interpretation as done by the courts. I hope that is clear. Establishment of new states, तो admission establishment of new states that are not part of Union of India, जो Union of India का पार्ट नहीं है, इंडिया के टेरिटरी में नहीं पड़ते हैं, उनको एस्टैब्लिश करने के लिए आर्टिकल 2 है। और मैंने आपको बता दिया है कि आर्टिकल 2 में कौन सुप्रीम है? पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट के पास में सुप्रीम पावर है कि किसको एडमिट करना है, किसको नहीं करना है, किसको एस्टैब्लिश करना है, किसको नहीं करना है, और किस टर्म्स पे करना है, किस कंडीशन पे करना है। स्टेट्स का तो नाम भी नहीं है, स्टेट्स को तो कुछ ऑब्जेक्शन करने का, अप्रूवल देने का, किसी चीज का कोई अधिकार नहीं है।
अब आते हैं आर्टिकल 3 पे। देखो आर्टिकल 3 कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नए स्टेट्स बनाने की बात हो रही है एक। दूसरा ऑल्टरेशन ऑफ एरिया। अब एरिया तो किसको ऑल्टर हो सकता है, जो ऑलरेडी स्टेट है। बाउंड्री एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो यहां पर बीच में एक टर्म है दैट इज एंड। तो अपन इस वाले पोर्शन के लिए तो कंफर्मिटी के साथ में कह सकते हैं कि ये तो बिल्कुल उसका है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेरिटरी है। यहां पर अगर अपन बात करें फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, जनरली दिस आर्टिकल डील्स विद, प्लीज लिसन टू मी, जनरली दिस आर्टिकल डील्स विद समथिंग विच इज ऑलरेडी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो ऑलरेडी एक टेरिटरी ऑफ इंडिया में है ना, उसको अपन कह सकते हैं आर्टिकल 3 का पार्ट है। तो यू फॉर्म अ न्यू स्टेट, जैसे तेलंगाना, तेलंगाना वॉज नॉट द स्टेट। छत्तीसगढ़, झारखंड, वर दे स्टेट्स? उत्तराखंड, दे वर नॉट स्टेट। यू हैव फॉर्म्ड अ न्यू स्टेट। Are you getting the point? This is formation, I'm sorry, this is like formation of the new state. Where is it? Okay, this is like formation of a new state by separation of territory from any state. एक state में है, उससे हमने अलग कर लिया और एक टेरिटरी बना दी, ठीक है। जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो बना दिए, यूपी में से यूपी अलग कर दिया और उत्तराखंड अलग कर दिया। तो इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट, जरूरी नहीं अलग अलग करेंगे, हो सकता है दो जगहों का मिलो करके एक स्टेट बना दे, ठीक है। और टू और मोर स्टेट्स और पार्ट ऑफ द स्टेट्स बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। उसके अलावा हम इसका एरिया इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं किसकी, बाउंड्री को, और उसके अलावा नाम को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको FIDAA, फिदा, फिदा कहते हैं। F इज फॉर्मेशन, इंक्रीज, डिक्रीज, ऑल्टर द बाउंड्री एंड ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। दिस इज आर्टिकल 3। बेसिकली इट डील्स विद अबाउट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ठीक है। तो आर्टिकल 2 जब बाहर से नया एंट्री हो रहा है ना, उसके लिए था, और आर्टिकल 3 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स को लेकर के, ठीक है। अब इसका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन्होंने प्रोसीजर दिया हुआ है कि जो ऑल्टरेशन होगा ये कैसे होएगा। आप समझ रहे हो? आर्टिकल 3 इज लाइक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। आप करोगे उसका क्या प्रोसीजर होगा वो इन्होंने बताया। सो यू अंडरस्टैंड दिस। सी, प्रोवाइडेड द नो बिल फॉर द पर्पज शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इस पे क्वेश्चन बनते हैं, इसको याद रखना कि जब भी आप आर्टिकल 3 के अंदर में कुछ कर रहे हो, फिदा कर रहे हो, फिदा में से आप एनी ऑफ द एक्ट कर रहे हो, जो 5 एक्ट्स हैं FIDAA, इनमें से कोई भी एक एक्ट कर रहे हो, तो आप जब बिल लेकर के आओगे तो प्रायर रिकमेंडेशन, जब प्रेसिडेंट खुद उसे रेकमेंड करेंगे, ओनली देन यू कैन इंट्रोड्यूस दैट बिल, and unless where the proposal contained in the bill affects the area, boundary or name of any of the states, the bill has been referred to the president to the legislature of the state. तो president की recommendation पे bill आएगा और फिर president क्या करेंगे, इस bill को भेज देंगे legislature of the state के पास में, ठीक है। तो bill introduce हुआ, लेकिन introduce करने के लिए president recommendation देंगे। president जब recommendation देंगे तो पहले legislature of the state के पास में भेजेंगे कि आपका क्या opinion है, आपके जो एरिया है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा सोचो कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनना है, तो आंध्र प्रदेश की जो लेजिस्लेचर है ना, उसके पास में प्रेसिडेंट ये बिल भेजेंगे और बोलेंगे आपका क्या विचार है, आपके स्टेट को 2 भागों में बांट दिया जाए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ठीक है। और एक टाइम पीरियड उनको दे दिया जाएगा, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड दे दिया जाएगा कि इतने टाइम के अंदर अंदर आपको हमें बताना है कि व्हाट इज योर व्यू। लेकिन क्या उस व्यू की वैल्यू होगी? नहीं होगी। वो हाँ करें चाहे ना करें, चाहे वो उस टाइम में जवाब दें चाहे वो ना जवाब दें, हम ऐसा मान लेंगे कि हमने उनको टाइम दे दिया बात करम, तो हमने उनको टाइम दिया फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज देयर ऑन विद इन सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रेफरेंस। मतलब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली कोई टाइम मेंशन्ड नहीं है, तो प्रेसिडेंट जितना चाहे उतना उनको टाइम देंगे एंड विद इन सच पीरियड एज द प्रेसिडेंट में अलाउ, प्रेसिडेंट का जितना मन होगा उतना टाइम उनको दे दिया जाएगा। और उसके बाद में ये जो बिल है ये किसी भी हाउस में, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? और उसको बाद में उसको एकदम ऑर्डिनरी मेजोरिटी से ही पास कराया जाता है। वंस इट इज पास, स्टेट का जो, अब स्टेट ने बोला कि नहीं हम तो नहीं चाहते कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बने, लेकिन कोई वैल्यू नहीं, अगर पार्लियामेंट ने सोच लिया है कि बनना है तो बस बनना है, ठीक है। तो दिस इज आर्टिकल 3। आगे चलते हैं। अब
तो फिर यहाँ पर आर्टिकल 3 का अपन समरी देख लेते हैं। आर्टिकल 3 कहता है कि आर्टिकल 3 के अंदर में जो बिल है आता है, जो बिल इंट्रोड्यूस करा जाता है फॉर द पर्पस ऑफ फिदा, उसके अंदर में फॉर द पर्पस ऑफ फिदा उसके अंदर में आपको दो कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। यू नीड टू फुलफिल टू कंडीशंस। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट इट मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। आप इसे किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, बट इट विल बी ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो मिस्टर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे ही आप इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सेकंड, ऐसा जो प्रपोजल होगा जो ये फिदा के लिए इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, इट शैल बी रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट to the legislature of the state for expressing its views in the specified period। एक specified period में state legislature अपना view उस bill पे देगा, ठीक है। If the views of the state are not received within the specified or extended period, the second condition stands fulfilled। आपको भेजना कंपलसरी है, उनको अपनी रिकमेंडेशन, उनको अपना जो व्यू है वो रखना कंपलसरी नहीं है। प्रेसिडेंट को स्टेट के सामने भेजना कंपलसरी है। ये दोनों ही चीज़ें, ये जो दोनों ही चीज़ें हैं, ये एक प्रोविजन की तरह से बाद में ऐड करी गई थी वाया 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, वाया 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एंड दिस वाज डन इन 555, ऐसे याद रखना, पहले 555, 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डन इन 1955। प्रेसिडेंट जो है, जब स्टेट लेजिस्लेचर उनको अपना व्यू देता है, इट इज़ नॉट बाउंड बाय द व्यूज़ ऑफ द स्टेट। स्टेट के व्यूज़ से यूनियन बाउंड नहीं है, प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है, पार्लियामेंट बाउंड नहीं है, ठीक है। of the state they may accept it, they may reject them, and even if the views are received in time, अगर टाइम में भी रिसीव हो जाते हैं तब भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उनकी बात को माने ही माने। We do not need to give any heed to the views of the state legislature. Further, it is not necessary to make fresh reference to the state legislature every time an amendment to the bill is moved। मतलब जब बिल पार्लियामेंट के अंदर मूव हो रहा है और मान लीजिए किसी भी हाउस में उसमें कोई अमेंडमेंट्स प्रपोज होते हैं, तो जितनी बार अमेंडमेंट्स प्रपोज होंगे उतनी बार कोई नेसेसरी नहीं है कि प्रेसिडेंट उस अमेंडमेंट के साथ में फिर से उस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर को भेजें उनके व्यूज़, उनका ओपिनियन जानने के लिए। एक बार भेज दिया, इट्स मोर देन इनफ। सेकेंड टाइम उनका मन होगा तो भेजेंगे, नहीं होगा तो नहीं भेजेंगे। तो वन टाइम इट इज़ कंपल्सरी, अदर टाइम्स व्हेन अमेंडमेंट इज डन इट इज़ नॉट कंपल्सरी, ठीक है। तो आर्टिकल 3 में अपन ने क्या बात करी? आर्टिकल 3 में अपन ने बात करी है स्टेट के फॉर्मेशन का, जो स्टेट में जो फिदा करा जाएगा, नॉट फॉर्मेशन, स्टेट में जो फिदा करा जाएगा, फॉर्म के अलावा भी चीज़ें हैं इसमें, फॉर्म, इंक्रीज, डिक्रीज एंड अमेंड द एरिया एंड द नेम। तो जब ये काम करा जाएगा उस टाइम पे इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा राज्यसभा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट 555, देन इट विल बी सेंट टू लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम, टाइम बता के भेजेंगे कि तुम्हारे को 30 दिन दे रहे हैं कि 10 दिन दे रहे हैं, कितने दिन दे रहे हैं। उसके बाद में इट विल बी पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी, यानी ये जो बिल है ये एक ऑर्डिनरी बिल की तरह से ही पास होएगा, ऑर्डिनरी बिल की तरह से पास होएगा। जब ऑर्डिनरी बिल होता है तो आप बताओ उसमें जॉइंट सेटिंग हो सकती है क्या? आंसर इज यस, जॉइंट सेटिंग इज पॉसिबल, ठीक है। अगर किसी पॉइंट पे डेडलॉक हो जाता है तो आप जॉइंट सेटिंग करके इसे रिजॉल्व कर सकते हो। आर्टिकल 4 ये कहता है कि अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कोई भी आप चेंज इंट्रोड्यूस करते हो, है ना, कोई लॉ बनाते हो 2 और 3 में, तो उससे फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल्स में चेंज होता है। दैट 2 शेड्यूल्स दैट गेट इम्पैक्टेड, द फर्स्ट शेड्यूल एंड द फोर्थ शेड्यूल, 1। और दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि इस तरह का जो लॉ बनाया जाएगा, ये जो लॉ बनाया जाएगा, नो सच लॉ विल बी ट्रीटेड एज एन अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट नहीं है आर्टिकल 368 में। मतलब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो अपन चेंजेस कर रहे हैं उससे फर्स्ट 4 शेड्यूल में चेंज होएगा। और ये जो लॉज अगर आप लेकर के आ रहे हो, इट इज़ नॉट ट्रीटेड एज एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। तो लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, दे कैन अमेंड द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट, 1। एंड सेकेंड, any law referred to in article 2 and article 3 for the amendment of the first schedule and the fourth schedule, मतलब आप फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल को जो चेंज करने के लिए जो लॉ लेकर के आ रहे हो, जैसे इसमें कुछ अमेंडमेंट हो रहा है, तब भी इसे 368 के अंदर में अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल के चेंज को, कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज हो रहा है ना, अमेंडमेंट तो हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इसे 368 में अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। आगे देखते हैं सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी। सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी क्या हम कर सकते हैं? आंसर इज यस। क्या हम हमारी इंडियन टेरिटरी किसी और देश को दे सकते हैं? आंसर इज यस, वी आर सॉवरन, वी कैन डू इट, लेकिन इट रिक्वायर्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। इट रिक्वायर्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कैसे? देखो,
जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का ये है कि इंडियन टेरिटरी, एक तो ओवरऑल टेरिटरी के अंदर हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, है ना, और एक ये है कि ओवरऑल टेरिटरी में ही चेंज हो रहा है। ओवरऑल टेरिटरी में चेंज कब नहीं होएगा? जब हम स्टेट्स की बाउंड्री को रीड्रॉ करेंगे। जब आप सिर्फ रीड्रॉ कर रहे हो बाउंड्री ऑफ द स्टेट्स, रीड्रॉ द बाउंड्री ऑफ द स्टेट्स, तो स्टेट हम किसी और को दे थोड़ी रहे हैं। लेकिन अगर आप सीड कर रहे हो अपनी टेरिटरी किसी और को, तो आपकी ओवरऑल इंडियन टेरिटरी कम हो रही है कि नहीं हो रही है? ऑफकोर्स हो रही है। इन दैट केस रिक्वायर एन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट because it is going to less the total area of India. It is requires lessening of it does lessening of total area of India. और बेरूबारी यूनियन केस जो आया था 1960 के अंदर में, उसमें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा गया था 143 आर्टिकल 143 में। तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में पूछा गया कि क्या सीडिंग अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी जो है, इस जब पूछा इनसे, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में पूछा कि अमेंडमेंट करना चाहिए क्या, तो बेरूबार यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप सीड करते हो एक पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, ये एरिया डिमिनिश करने का ऑफ स्टेट नहीं है, ये स्टेट का एरिया कम नहीं हो रहा है, ये ओवरऑल इंडिया का एरिया कम हो रहा है, आर्टिकल 3 के अंदर में फॉल नहीं करता है। एंड हेंस इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड, हम मना नहीं कर रहे, यू कैन सीड टू अ फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 में अमेंड करके ही आप इसे दे सकते हो। सो द 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज डन एंड द टेरिटरी ऑफ बेरूबारी इट वाज सीडेड टू पाकिस्तान। ठीक है, तो हमने देखा कि जब हमने सिक्किम को लिया तो भी अमेंडमेंट करा, जब हमने बेरूबारी को दिया तो भी अमेंडमेंट किया। याद रखना है दो एग्जाम्पल्स, जब ये दो एग्जाम्पल याद रहेंगे ना कि बेरूबारी पाकिस्तान को दिया तो अमेंडमेंट करा, और जब सिक्किम अंदर आया तब भी अमेंडमेंट करा। तो अगर आप ये दो चीज़ें याद रखोगे तो आई थिंक इट वुड बी वेरी इजी कि आप रिकॉल कर सकोगे इन चीज़ों को कि अमेंडमेंट कहाँ होता है 368 के अंदर में। लेकिन कभी भी शेड्यूल्स को ऑल्टर कर रहे हैं जब अपन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से, है ना, तो वो शेड्यूल्स को चेंज करने में 368 में अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। अब आप देखो सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में क्या कहा, बेरूबारी यूनियन केस 1960 में कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, इट मैंडेटेड कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। आर्टिकल 3 के अंदर में चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, आप इसे प्लीज आर्टिकल 3 में मत लेकर के जाओ, ऑल्टरिंग द बाउंड्री ऑफ द स्टेट, इट इज नॉट ऑल्टरेशन ऑफ द बाउंड्री ऑफ स्टेट, रादर इट इज डिमिनिशिंग द एरिया ऑफ इंडिया, है ना। 9th अमेंडमेंट करा गया, 100th अमेंडमेंट करा गया, ठीक है। 9th अमेंडमेंट कौन सा, वो बेरूबारी वाला, और 100वां कौन सा, जिसमें बांग्लादेश के साथ में अपन ने इनक्लेव्स को एक्सचेंज किया था, ठीक है। नेक्स्ट, टेरिटरी का जब अपन इंडियन टेरिटरी जो है ना, उसका सेसेशन कर रहे हैं, वो तो ठीक है अमेंडमेंट से होएगा। लेकिन 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप कोई बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल कर रहे हो, इफ यू जस्ट सेटलिंग एनी बाउंड्री डिस्प्यूट, तो इट डज नॉट रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें आप कोई भी अपनी टेरिटरी को सीड नहीं कर रहे हो, मतलब आप अपनी टेरिटरी किसी को नहीं दे रहे हो, सिर्फ बाउंड्री डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर रहे हो, सिर्फ रेजोल्यूशन हो रहा है उसका और सेसेशन नहीं हो रहा है, तो इट डज नॉट रिक्वायर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, आगे देखते हैं, तो हमारा जो इंडिया है ना, हमारे पास में 4 तरह के स्टेट्स थे, एक था ए, दूसरा बी, सी एंड डी। ये 4 तरह के स्टेट्स क्या आते हैं, देखो ए में सबसे पहले वो थे जहाँ पे गवर्नर रूल किया करते थे, गवर्नर्स प्रोविंसेस। बी में थे सारे राजा महाराजा राज प्रमुख जो रूल किया करते थे, उनको अपन प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं वो। तीसरे के अंदर चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थे तीसरे ग्रुप में, और इसके साथ में इट ऑल्सो इंक्लूडेड सम प्रिंसली स्टेट्स। और चौथे, इट इंक्लूडेड ओनली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड इट वाज एडमिनिस्टर्ड बाय द एलजी, दैट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह के 4 तरह के प्रोविंसेस थे। हमारे यहाँ पे एक डिमांड उठ रही थी कि स्टेट्स का जो रीऑर्गेनाइजेशन है, इट शैल बी डन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, ठीक है। अब स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन लिंग्विस्टिक बेसिस पे इनिशियली हमारे लीडर्स करने को तैयार थे, बट व्हाट हैपेंड कि जब उन्होंने कहा कि हम इनिशियली करने को तैयार हैं, लेकिन तभी हमने देखा कि हमारे यहाँ पे कम्युनल राइट्स ब्रेकअप हो जाते हैं और पूरा इंडिया एकदम लहूलुहान था, पार्टीशन तक हो जाता है। तो फिर उनका एक जो व्यू था वो चेंज होता है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमें डिवीजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भी हम लोग रिलीजन की लाइन पे, कास्ट की लाइन पे डिवाइडेड हैं। अब लैंग्वेज भी एक ऐसी लाइन बन जाएगी जिस पे हम डिवाइड हो जाएंगे। तो आर लीडर्स वर नॉट, दे वर वेरी रिलक्टेंट, है ना, दे वर नॉट इन वेरी फेवर कि इस तरह का कुछ होना चाहिए। तो जब बहुत ज़्यादा ही डिमांड उठने लगी तो धार कमीशन बैठाया गया
और इन्होंने कहा कि नहीं, लिंग्विस्टिक बेसिस पे का डिवीजन नहीं होना चाहिए, रादर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बेसिस होना चाहिए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे डिवाइड होना चाहिए। फिर जेवीपी कमेटी बनती है, जिसे अपन लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी कहते हैं। इन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, लिंग्विस्टिक बेसिस पे डू नॉट डिवाइड द स्टेट्स, डू नॉट फॉर्म द स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सिद्धारमैया, ये तीनों इस कमेटी में थे। इन्हीं के नाम पे इसको JV और P कहा जाता है। नेक्स्ट इज फजल अली कमीशन। इसे स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी कहते हैं, 1953 में बना था। इससे पहले एक घटना घटित हो जाती है। इससे पहले घटना ये घटित हो जाती है कि पुट्टाली रामलू जो थे वो एक बिल्कुल अनशन पे बैठते हैं, एक सत्याग्रह करते हैं, और ही डाइड ऑफ फास्टिंग, है ना, मर जाते हैं वो। उसके बाद में इतना विद्रोह हो जाता है, और वो डिमांड कर रहे थे कि आंध्र प्रदेश को लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया जाए। तो इस डिमांड को करते करते, सत्याग्रह करते हुए मर जाते हैं, और उनके मरने के बाद में ये मूवमेंट बहुत उग्र हो जाता है ना, वायलेंट हो जाता है। तो सरकार को ऐसा लगता है कि उनको ये बात माननी पड़ेगी, और आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट बनता है जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे फॉर्म होता है। उसके बाद में एक फजल अली कमीशन बनाया जाता है, और उसके अंदर में ये हाँ कर देते हैं कि ठीक है, हाँ, इसमें 3 मेंबर होते हैं, KM पानीकर, हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली साहब खुद। तो ये जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है, विच इन्वॉल्व दीज 3 पीपल, इन्होंने कहा कि देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और इकोनॉमिक फैक्टर्स को तो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो फिर आप लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी, मतलब इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर इनमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो यू कैन फॉर्म स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो ये हाँ कर देते हैं, और उसके बाद में फिर हमारे लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स बनने लग जाते हैं। तो अगर अपन टाइमलाइन देखें तो आप देखिए कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर में क्या था। ब्रिटिश इंडिया के अंदर में 2 तरह के प्रोविंसेस हुआ कर 2 तरह के राज्य हुआ करते थे। एक तो प्रोविंसेस और एक होते थे प्रिंसली स्टेट्स। प्रोविंसेस वो होते थे जहाँ पे गवर्नर जनरल, जो ब्रिटिश एम्पायर का वो होता था, नॉमिनी, वो बैठा करता था। और प्रिंसली स्टेट्स, ये प्रिंसली स्टेट्स जो होते हैं ये हेरिडेटरी रूलर्स हुआ करते थे। राजा, राजा का बेटा, युवराज, राज प्रमुख, इस तरह के लोग यहाँ पे बैठते थे। तो इनको ऑटोनॉमी तो पूरी हुआ करती थी, लेकिन ये ट्रीटी तो साइन करके रखते ही थे अंग्रेजों के साथ में। तो दे हैड ऑटोनॉमी, बट दिस ऑटोनॉमी इज बेस्ड ऑन ट्रीटी विद द ब्रिटिशर्स। फिर आज़ादी का दिन आता है, हम आज़ाद हो जाते हैं, और आज़ाद होने के बाद में अब हमारे पास में 4 कैटेगरी ऑफ स्टेट्स आते हैं। अभी अभी अपन ने पढ़ा ABCD, 4 कैटेगरी ऑफ स्टेट्स हमारे पास में बनते हैं। ठीक है, और उसके बाद में होता है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है। और फिर ये जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 कैटेगरी रह जाती हैं। एक होता है स्टेट्स और दूसरा होता है यूनियन टेरिटरीज। तो हमने 2 कैटेगरी ऑफ स्टेट्स बेसिकली बना करके रखे हैं। तो दैट इज इट। और अगर अपन इसकी समरी देखें तो आप देखिए कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, नंबर 1, है ना। यही तो समझ में आया। हर जगह पार्लियामेंट की मर्जी चल रही है, स्टेट को तो कोई सुन ही नहीं रहा है। स्टेट के ऊपर कौन गौर कर रहा है? कोई गौर कर रहा है कि स्टेट के ऊपर, कि स्टेट की कुछ इंपॉर्टेंस है? स्टेट तो कुछ सजेशन भी दे रहा है आर्टिकल 3 के अंदर में, तो अपन उसको वी डो नॉट गिव एनी हीड। आर्टिकल 2 के अंदर में अपने को कोई इस्टेब्लिश करना है, कुछ देना है, लेना है, तो वी डो नॉट गिव एनी हीड। तो पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट सुप्रीम है। स्टेट्स का जो है इस चीज़ में बहुत ही लिमिटेड या फिर एक्चुअली नो रोल है, और इसीलिए हम कह सकते हैं वी आर अ क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर। वी हैव अ क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, वी आर नॉट फेडरेशन इन एंटायरिटी। 100% फेडरेशन अपन नहीं है। एंड ऑल पावर जो है वो किसके पास में है? इन रिलेशन टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स एंड द टेरिटरीज एंड द बाउंड्रीज, ये डिसाइड करने का पूरा अधिकार सिर्फ सेंटर का है। ऑल द पावर लाइज विद द सेंटर। सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच। तो आज का चैप्टर खत्म होता है, नेक्स्ट टाइम सिटीजनशिप स्टार्ट करेंगे। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट ऑल्सो। और माई चैनल इज़ बिन टुडे विद रश्मि, जहाँ पे आप ये सारा मटेरियल देख रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो मैं चला रही हूँ अपने साथ में। जैसे मैंने इनसाइट्स के जून के जो नोट्स हैं उनको अपन डायरेक्टली वर्ड बाय वर्ड कवर कर रहे हैं, इनसाइट्स के नोट्स को। और उसके अलावा कुछ कुछ करंट अफेयर्स की वीडियोस भी मैं बीच बीच में बनाती रहती हूँ, जो इन न्यूज़ है, इन न्यूज़ टाइप का वो है, छोटे छोटे क्लिपिंग्स जैसे वीडियो होते हैं। आप उनको देखोगे तो आपको एक मैटर अच्छे, जैसे ज्ञानवापी मस्जिद पे बनाया, कूनों के अंदर चीता जो डाय हो गए उन पे बनाया, तो वो सब कुछ भी है। और अभी जो रिसेंट में रूल्स ऑफ राज्यसभा न्यूज़ में थे उनके ऊपर भी बनाया। तो इस तरह की चीज़ें, छोटी मोटी जो चीज़ें हैं जिनका थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस होगा, तो अगर प्री में, मेंस में कहीं आपको उसको ऐसे में कोट करना है तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। इस तरह के वीडियोस भी बनाए जाते हैं, तो आप लोग प्लीज़ उसको देखिए, लाइक करिए। और आपके जो भी आपको लगता है कि तैयारी कर रहा है, या फिर कुछ चीज़ें तो सिर्फ इन न्यूज़ है तो वो तो कोई भी देखे,
आपकी फैमिली में आप सबको दिखाइए, तो थोड़ा प्लीज़ उसको प्रमोट करिए चैनल को। आई नीड योर सपोर्ट वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।